हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 6 दहन और ज्वाला। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना दहन और ज्वाला। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम में आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जैसे कि जिसे हम सीएनजी भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम अपने घरों में, अपने बिजनेस के लिए, अपने जो वाहन है, यातायात के जो साधन को चलाने के लिए ना बहुत सी चीज़ों का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम उनको चला सकें। अब इसमें क्या यूज़ करते हैं हम? गोबर तो नहीं, गोबर की जो उपले बना के लोग यूज़ करते हैं, जलाते हैं कोयलों चूल्हों के अंदर ना, कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस वगैरह, जो एलपीजी है, सीएनजी है, गैस है, जो जिससे गाड़ियाँ चलती हैं, एलपीजी जो हमारे सिलेंडर के अंदर भरा होता है। तो इन सब की मदद से हमारी गाड़ियाँ और हमारे जो चूल्हे वगैरह है वो जलते हैं। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। ज्वाला यानी इसमें जो आग होती है उसमें रोशनी होती है। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करें। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे दहन क्या है। दहन कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को संडासी से यानी चिमटे से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बेसन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। यहाँ पे क्या चूल्हे में यहाँ जलाकर दिखाया हुआ, ये क्या है? मैग्नीशियम का दहन है, जो आपके सामने पिक्चर ये बनी हुई है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? जब एक रासायनिक जो प्रक्रम है ना, जिस यानी कि रासायनिक प्रक्रम यानी जो करने का तरीका, उसमें क्या, अगर पदार्थ है ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, गर्मी देता है, तो उसे हम दहन कहते हैं। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के साथ ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ है, यानी कि जलने वाले वो पदार्थ हैं। अब यहाँ पर हम क्रियाकलाप देखेंगे 6.1। स्ट्रॉ, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे कीजिए। अपने शिक्षक की देख रेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो उसे दाह्य दिखाइए, अन्यथा इसे अदाह्य दिखाइए। यहाँ पे क्या था कि कुछ पदार्थ लीजिए, जैसे कि स्ट्रॉ होती है, माचिस की तीलियां हैं, मिट्टी का तेल है, कागज के टुकड़े हैं, लोहे की कीलें हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, शीशा है, और इन सबको किसी भी बड़े शिक्षक हो, टीचर हो, या फिर आपके घर के जो बड़े लोग हैं, अभिभावक हैं, किसी बड़े की मदद के सामने ही जलाए, ताकि अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो वो आपको संभाल सकें। और इन पदार्थों को एक एक करके जलाइए। अब जो पदार्थ जल जाते हैं वो क्या है? वो दाह्य, जलने योग्य। और जो नहीं जलते, जैसे पत्थर का टुकड़ा नहीं जलता, लोहे की कील नहीं जलेगी आपसे, तो ये क्या है? अदाह्य पदार्थ होते हैं। और फिर सारणी के अंदर आपको लिखना है कि कौन सा पदार्थ दाह्य है और कौन सा पदार्थ अदाह्य। सभी लोहे की कीलें, मिट्टी का तेल, पत्थर का टुकड़ा, स्ट्रॉ, कास्ट कोयला, माचिस की तीलियां और कांच आदि सबको जलाकर आपको चेक करना है। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह्य हैं? आप इन्हें सारणी 6.1 में जोड़ सकते हैं। अब जो इस लिस्ट में, जो तालिका में जितने भी नाम दिए, इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको आप जला के चेक कर सकते हैं कि ये दाह्य है या नहीं है, तो आप उनके नाम इस सारणी में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है। अब कोई भी चीज अगर जलती है तो क्यों जलती है, क्या कारण, उसका हम पता लगाते हैं। और पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? क्रियाकलाप 6.2 करके देखेंगे। सबसे पहले क्या बताया इसमें? सावधानी, कि हमें क्रियाकलाप करते क्या सावधानी रखनी चाहिए।
जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखें। जब मोमबत्ती को जला के अपना प्रयोग करेंगे, चेक करेंगे, तो हमें क्या मोमबत्ती को क्योंकि जल रही उसमें से मुंह में पिघल के नीचे गिरेगा, तो हमें ध्यान से पकड़ना है ताकि जो हमारी उंगलियां, जो हमारा हाथ है वो ना जले। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। यहाँ पे क्या है, लकड़ी के ये जो बॉक्स छोटे छोटे टुकड़े लिए और उनके ऊपर छोटे से लकड़ी के 2 टुकड़े रखे, जो कांच का गिलास था, जो बीकर था, उसको रखा है और इस तरीके से रखा है जो हवा इनके नीचे से गिलास के अंदर घुसती रहे, एक में से घुसती रहे। दहन के लिए वायु आवश्यक है प्रदर्शित करने हेतु, क्योंकि ये हमें चेक करना है कि जो आग है उसके लिए हवा जरूरी है या नहीं है, वो हमें यहाँ पर चेक करने के लिए क्या है, इसमें हल्का हवा जो चलती रहे, अंदर घुसती रहे, हवा का प्रवेश होता है, इसीलिए इसको हल्का सा ग्लास को ऊंचा रखा गया तली से। देखिए ज्वाला को क्या होता है। अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए, जैसा कि चित्र 2.2 में बी पार्ट में क्या हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, हमने आग जलाई मोमबत्ती में और गिलास को बीकर को इस हिसाब से रखा है कि हवा जो है यहाँ से अंदर से नीचे थोड़ी थोड़ी हवा जाती रहे। फिर इसमें मोमबत्ती जलती रही, बुझी नहीं, तो फिर क्या कि जो ये गुटके जो लकड़ी के लगाते हैं, इन दोनों ही गुटकों को हटाकर इस बर्तन को, इस पात्र है वाला गिलास जो है, इसको आराम से रख दिया गया और इस हिसाब से रखा गया कि जो हवा है उसका आंशिक मात्रा, यानी कि बिल्कुल भी हवा गिलास के अंदर नहीं जा रही थी। जो हवा इसके अंदर नहीं गई तो क्या हुआ, जितनी इसके अंदर हवा थी, मोमबत्ती को जलने के जितनी हवा चाहिए थी, वो जितनी उसमें ग्लास में हवा थी उसने उसको ऑब्जर्व की, उतनी देर मोमबत्ती जली और फिर मोमबत्ती इसके बाद अपने आप बुझ गई। पुनः ज्वाला को देखिए। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। चित्र 6.2 में सी भाग में यहाँ पर ऐसे ये गिलास जलाया है और उसके ऊपर रख दिया गया है। ज्वाला को पुनः जलाइए। तीनों स्थितियों में क्या होता है, क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है, क्या यह कंपन करती और धुआं देती है, क्या यह अप्रभावित जलती रहती है, क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये कहा कि भाई हमने क्या कि पहले एक पात्र बीकर ले गिलास, उसकी जो मोमबत्ती को गुटकों की सहायता से रखा ताकि जो हवा उसके नीचे आसानी से घुसती रहे, है ना। यहाँ पे जिसे रखा है मोमबत्ती को जलाया, फिर दोबारा से अगली बार में क्या कि मोमबत्ती जलाने के बाद ये गुटके जो थे यहाँ से हटा दिए, फिर हमने देखा कि जो आग थी, जो आंच थी, जो दहन था वो अपने आप बुझ गया। फिर क्या कि गिलास के ऊपर एक ढक्कन टाइप का रख दिया है, प्लेट रख दिया है और फिर कहा कि चेक करने के लिए कि जो तीनों स्थितियों में जो मोमबत्ती जल उसमें क्या परिवर्तन हुआ। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। हमने क्या देखा, जब मोमबत्ती जलाई, जब तक उस मोमबत्ती को हवा मिल रही थी मोमबत्ती जलती रही, लेकिन जैसे ही हवा मिलना बंद हो गया, हवा का आना जो है बंद हो जाता है, तो मोमबत्ती भी है जो बुझ जाती है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। ये तीनों ही परिवर्तन हुए जब हमने मोमबत्ती को 3 तरीके से जलाकर देखा कि इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। सूरज में गर्मी भी है, रोशनी भी है। अब हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप 6.3। एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखे। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है, कुछ समय बाद आप लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है? आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? अगर कभी किसी असावधानी के कारण दुर्घटना हो जाती है और किसी व्यक्ति के अचानक से आग लग जाती है, किसी व्यक्ति को, है ना, खाना बनाते समय या कुछ काम करते समय आग वाला कुछ काम करते हैं, अगर गलती से असावधानी के कारण किसी व्यक्ति को आग लग जाती है, यानी कि उसके कपड़ों में आग लग जाती है, ज़्यादा लग जाती है, तो लोग क्या करते हैं, कोई भी कंबल, कोई मोटी चादर या कंबल या बोरी कुछ भी उनको मिलता है, झट से उस व्यक्ति को ढक देते हैं। क्यों? क्योंकि ढक देने के बाद जो वायु है उस आग के अंदर कंबल से ढकी होने का जो हवा है उसके अंदर नहीं जा पाती और जो आग है वो बुझ जाती है। यही कारण है कि उसको ढक दिया जाता है। गर्मियों के मौसम में अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। यह है जंगल की आग।
अक्सर आपने अखबार में समाचारों में देखा होगा कि जंगलों में जो आग लग गई, क्यों लगती? क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, जो घास है, वो लंबे समय तक पानी बारिश ना होने के कारण गर्मी से जो है सूखने लगती है। जैसे कि ये अप्रैल मई जून का महीना आता है तो गर्मी इतनी तेज होती है, जमीन जो जलती है बहुत ज़्यादा। और पथरीले इलाकों में जहाँ पहाड़ियाँ हैं, वहाँ जंगल है, वहाँ पत्थरों से क्या है, इतने पत्थर गर्म हो जाते हैं, सूरज की रोशनी इतनी पड़ती, पानी बूंद नहीं होता बारिश का, तो पेड़ों पर जो पहाड़ी इलाका पानी देने के लिए जंगलों में कौन जाता है? कोई भी नहीं। तो गर्मी के कारण जब पत्थर गर्म हो जाते हैं, जमीन गर्म हो जाती है, तो उसमें अपने आप गर्मी के कारण जो आग लग जाती है, जो सूखी पत्तियां हैं, टहनियों में आग लग जाती है। और ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे सिर्फ एक टहनी एक पत्ता, जंगल है तो भाई सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, टहने ही टहने, सूखे उसके पत्ते ही पत्ते हैं। तो जो आग उसमें लग जाती है अपने आप, है ना, वो जो है लगती है, फैलना शुरू करती है, क्योंकि वहाँ तो हर तरफ लकड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़, सूखे पेड़, पत्तियां गिरी हुई हैं। तो वहाँ जो आग लग जाती है जंगलों में, वो फैलते ही चल जाती है, क्योंकि जितने पेड़ धीरे धीरे सब में आग फैल जाएगी, और ऐसी आग को बुझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यह जंगल का आग का दृश्य, यहाँ जो आग लगी धीरे धीरे फैलती चल जाएगी। लोगों के लिए खुद को बचाते हुए आग को बुझाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये क्या, कंबल में लिपटा हुआ व्यक्ति जिसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली थी। जब किसी व्यक्ति को आग लग जाती कपड़ों में, तो उसे कंबल से ढक दिया जाता है, इससे ताकि जो हवा है उसके ना जाए, कंबल के नीचे ना जाए, और आग जो है वो जल्दी से बुझ जाए, व्यक्ति को कम से कम नुकसान हो। अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। क्या एक माचिस की तिल्ली आपने अपने आप जल उठती है? यह किस प्रकार जलाई जाती है? आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है? क्या आप लकड़ी के टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? लकड़ी में आग लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लकड़ी जो मोटी होती है, मजबूत होती है, लेकिन जो कागज है बहुत ही पतला होता है। झट जैसे तिली हम उसका कागज के पास ले जाते हैं, एक पल के अंदर कागज में आग लग जाती है। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। वह न्यूनतम ताप, वो कम से कम ताप है ना, जिसपे कोई भी पदार्थ जलने लगता है, उसको जलना जो शुरू कर देता है, उसे क्या कहता है? ज्वलन ताप। जिस ताप पर जो पदार्थ है वो जलना शुरू कर देता है, वो उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस के डिबिया के बगल में रगड़ने पर ही क्यों जलती है? माचिस होती है जो कैसे जलती है? ऐसे तो नहीं रखा अपने आप जल की, कब जलती है? जब हम माचिस तिल्ली को निकाल के उसकी जो डिब्बी होती है, माचिस जो डिब्बिया होती है, उसके साइड में ग्रेनाइट लगा होता है काले रंग का, जो आपने देखा होगा डॉट डॉट से बने होते हैं, जब सब रगड़ते हैं तभी माचिस की तिल्ली जो है जलती। क्यों जलती है वो हम यहाँ पढ़ते हैं। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। इसकी लकड़ी, जो चीड़ का पेड़ होता है उसकी जो लकड़ी होती है, उसके छोटे टुकड़े जो है उसमें गंधक में डुबो के उसको जो है माचिस के रूप में का प्रयोग यूज किया जाता था। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। इससे माचिस की तीली का दहन आरंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी टाइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी टाइसल्फाइड का दहन आरंभ हो जाता है। जो माचिस होती है, जो माचिस डिब्बी होती है, आपने देखा तिलियां उसके अंदर होती है, उसके दोनों साइड किनारे पर लाल रंग का काले छोटे डॉट डॉट से बने हुए होते हैं।
तो उसमें क्या होता है कि जो कांच होता है उसको बिल्कुल चूर्ण यानी पाउडर जैसा बना के उसके अंदर लाल फास्फोरस मिला के उसके अंदर लगाया जाता है। और जो माचिस की तिल्ली होती है उसके जो सिरे पे जो जलने वाला पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, उसके सिरे पर एंटीमनी टाइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड जो है लगा हुआ होता है। जब हम माचिस की तिल्ली को यानी कि एंटीमनी टाइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड को कांच के चूर्ण के ऊपर से रगड़ते हैं, जब रगड़ दिया हमने तो क्या हो जाता है, जो खुरदरी सतह है क्योंकि उसमें कांच है, खुरदरी सतह है, जब रगड़ते हैं उसमें जो लाल रंग का लगा हुआ फास्फोरस हो गया श्वेत यानी कि सफेद फास्फोरस में बदल जाता है। और बदलने के कारण उसमें जो पोटेशियम क्लोराइड होता है उसे अभिक्रिया करता है, उसमें गर्मी पैदा होती है और जो गर्मी होती है उष्मा बनती है, वो क्या उसको रोशनी मिलती है, हमें आग जलती है उसके अंदर। तो ये है माचिस जलने का कारण कि माचिस को जब तक हम रगड़ेंगे नहीं माचिस जलेगी नहीं। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। कोई भी जलने वाला एक वस्तु माचिस के लिए जो जिसको हम जलाते हैं वो तभी जलेगा जब उसका जो जलने वाला तापमान है, जो टेम्परेचर है, उसको जलने के तक बराबर हो जाएगा। अगर जलने वाला तापमान से कम है तो नहीं जल सकता। कब जलेगा, जब ज्वलन ताप जो जलने का तापमान है, मान लीजिए किसी ने कहा कि हमें मुझे 2 रोटी की भूख है, तो अगर उसको हम 1 रोटी दे 1.5 रोटी तो पेट ही नहीं भरेगा। कब भरेगा, जब उसको हम पर्याप्त 2 रोटी मिलेगी खाने के लिए तभी किसी व्यक्ति का पेट भरेगा। बिल्कुल वैसे ही किसी भी वस्तु को तभी जलाया जाता है जब उसका तापमान बिल्कुल ज्वलन ताप के बराबर होता है। कम तापमान होने से वह वस्तु नहीं जल पाती, उसमें आग नहीं लग पाती। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाना आवश्यक है। कोई भी चीज कब जलती है, जब उसका ज्वलन ताप बिल्कुल ज्वलन ताप के बराबर हो जाए उसका ताप, तभी यह वस्तु जलती है। अब यहाँ पे दिया क्रियाकलाप 6.4 सावधानी के इसमें जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। जो मोमबत्ती को जला के हम प्रयोग कर रहे हैं उसको सावधानी से करना है ताकि हमारे हाथ हमारी उंगलियां ना जल सके। कागज के 2 कप तैयार कीजिए, इनमें से एक कप में 50 ml जल डालिए, दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म कीजिए। आप क्या देखते हैं, ये क्या कहा कि 2 मोमबत्ती जलाइए ना और कागज को मोड़ के एक कप जैसा टोकरी से बना लीजिए और उसमें से एक के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, 50 ml पानी डाल के, और दोनों को मोमबत्ती की आंच के ऊपर गर्म करके देखना है क्या होता है। ये मोमबत्ती है और एक कांच के दोनों कप बने हुए हैं यहाँ, और इसमें एक में जल डाला पानी डाला और दोनों को जलाया जा रहा है। कागज के कप में जल गर्म करना। कागज के खाली कप का क्या होता है? जल युक्त कागज के कप का क्या होता है? क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। बिल्कुल सच बात है कि अगर हम किसी कागज की छोटी सी टोकरी बना के, कप बना के या पात्र से बना के है ना, उसको सावधान से पकड़ के पानी भर के उसको गर्म करते हैं तो पानी जो है गर्म हो जाता है, पानी उबल भी सकता है। आप इसको बेशक अपने घर में करके देख सकते हैं, सच बात है। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह नहीं जलता। क्योंकि जो पानी कप में डला हुआ उसके कारण जो है कागज का जो ज्वलन ताप है पानी के कारण उतना नहीं हो पाता जितना जलने के लिए चाहिए, तो कागज नहीं जल पाता। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका जो ज्वलन ताप है कम होता है और जो आग उसमें जो ज्वाला है वो आसानी से पकड़ लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ज्वलनशील ताप, जो आसानी से पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ दिया? दहन, यानी उसमें आग आसानी से लग जाती है। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG आदि। ये क्या जल्दी में आग लग जाती है। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? हम आग पर नियंत्रण कैसे करते हैं? भाई आग तो हमें पता चल गया आग क्यों लगती है, कैसे लगती है, लगने के क्या कारण है। अब ये कि अगर आग लग जाती है तो उसको हम कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं, कैसे उस आग के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं कि आग से नुकसान जो है ना हो। आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपने नोटबुक में
लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। कि अगर आपने कभी देखा है किसी घर में आग लगी, किसी दुकान में, किसी फैक्ट्री में आग लग गई है ना, तो आग लगने के बाद जो स्थिति होती है वह कैसी भयानक हो जाती है, इस पर लोग कैसे नियंत्रण पाते हैं, ये कहा कि अगर आपने कभी देखा है तो आपके जो दोस्त हैं उनको बताइए, उन्हें भी पता चले कि आग लगने के बाद कैसी स्थिति हो जाती है। तो अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहा गया है। ये दिखाया कि घर में जो आग लगी और जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, पाइप लेके बहुत ही तेजी से पानी डालते हैं ताकि जो आग है वो जल्दी से कंट्रोल में आ जाए और जो जलने से नुकसान होता है वो ना के बराबर हो या फिर कम से कम हो। यह फायरमैन दबाव के साथ जल फेंक कर आग बुझाता है। जो दमकल वाली गाड़ियां आती आग बुझाने वाली, उसके अंदर पानी भरा होता है, फिर पाइपें लगी तो बहुत तेजी से पानी निकलता है, इतना तेजी से कि लोग संभाल नहीं पाते, सिर्फ इसलिए ताकि जो आग लगी उसको जल्दी से कंट्रोल में करा जा सके। क्या आपके शहर नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। जब आग लगी, पानी डाला तो आग क्यों बुझ गई? क्यों बुझी? क्योंकि जो पानी है, जो जल है, वो जो ज्वलनशील पदार्थ है, जो जलने वाली चीजें उनको ठंडा कर देता है और जो ठंडा होने के कारण पदार्थों का जो ताप है, जो उनका टेम्परेचर है, वो ज्वलन ताप से कम हो जाता है क्योंकि ठंडे हो गए। और जो उनका ताप जैसे ही कम होता है, तो हर जगह पानी पानी होता है, तो जो हवा है उस पानी के कारण अंदर नहीं आ पाती, हवा का आना कम हो जाता है, बंद हो जाता है और आग जो है बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? आग उत्पन्न करने के लिए क्या क्या 3 जरूरी चीजें वो यहाँ देखते हैं। ये आवश्यकता है ईंधन, वायु यानी ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु, और ऊष्मा, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग लगने के लिए 3 चीज क्या जरूरी है? एक ईंधन, वायु और ऊष्मा। अगर इनमें से एक भी चीज कम होती है तो आग जो है नहीं लग पाती है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। अगर किसी घर में आग लगी तो ऐसे वहां पर जो जलने वाले पदार्थ हटा दे। अब घर में आग लगी है तो घर में तो सब कुछ है ना, बिस्तर है, बहुत से सामान रखे, बिल्डिंग है, जो भी चीजें हैं वो सबकी सब जलने वाली होती हैं। तो वहां से हम घर को खाली नहीं कर सकते, घर को हटा के एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं रख सकते। यही कारण है कि जो पूरा घर है, पूरा का पूरा घर एक बार में जल जाता है। यह चित्र 6 में अग्निशामक है ना, आग बुझाने वाले यंत्र अक्सर ऑफिसों में लगा होता है। ये आपने देखा होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे घरों में लगे होते हैं, ऑफिस में लगे, स्कूल में, हॉस्पिटल, हर सब जगह पे लगे होते हैं, ताकि अगर किसी स्थिति परिस्थिति में घटना दुर्घटनावश का कोई आग लग जाती है तो जल्दी से यंत्र का प्रयोग करके, जो अग्निशामक का प्रयोग कर आग को बुझा सकते हैं। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। भाई, आग को बुझाने के लिए हम पानी का यूज करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब किसी कागज में लगी हो या फिर किसी लकड़ी में लग, तब तो हम पानी बुझा सकते हैं। लेकिन अगर बिजली के तारों में, इलेक्ट्रॉनिक सामान में अगर आग लग जाती है, वहां पर पानी डाला जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस स्थिति में हम क्या करना होता है हमें? क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण होता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की पूर्ति कहां से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। LPG किस रूप में सिलेंडर में रखी जाती है? सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती, इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है।
अब हमें पता है कि आग क्यों लगती है, उस पर कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं दहन के प्रकार के, कितने प्रकार से ये आग जो कितने प्रकार की होती है। दहन के प्रकार। एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के नीचे लाइए। अब सावधानी क्या करनी है ये कि स्वयं गैस स्टोव का उपयोग ना कीजिए। अपने माता पिता को सहायता के लिए गई, खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करें कि नहीं जी सारे प्रयोग हम खुद ही कर लेते, नहीं। अपने किसी बड़े को अपने साथ रखना ताकि कोई भी किसी भी स्थिति में कोई भी दुर्घटना घटना वहाँ पे ना हो जाए। गैस स्टोव की घुंडी नॉब घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। जब हमारे घर में जो गैस है जिसमें हम खाना बनाते हैं, उसको अगर हम जैसे हम उसको स्विच ऑन करते हैं झट से गैस निकलती है और हम तेजी से आग लगाते हैं, लाइटर जलाते हैं, तो जो बहुत तेजी से गैस निकलती है उसमें जो है प्रकाश होता है, ऊष्मा निकलती है, क्या ये तीव्र दहन है, क्योंकि बहुत तेजी से उसमें गैस निकलती है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है स्वतः दहन कहलाता है। स्वतः दहन यानी कि अपने आप ही, जैसे कि कोई पदार्थ है गर्मी के कारण या किसी और कारण जो अपने उसमें आग लग जाती है तो उसमें क्या कहते हैं, स्वतः दहन कहते हैं उसको। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्यों की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना अवश्य याद रखिए। कहते हैं जंगलों में जो आग होती है, कई बार तो होती है कि प्राकृतिक कारण तो अपने आप आग लग गई है ना, बिजली गिरी तो आग लगी, बहुत गर्मी से लग गई, लेकिन कई बार के अधिकांश क्या होता है वो हम इंसानों की गलतियों के कारण वहाँ पे आग लगती है। हम लोग क्या करते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं और वहाँ से लौटते में कैंप फायर करते हैं कि लकड़ियाँ जला कर आग जलाते हैं, उसके किनारे किनारे घूमना नाचना कूदना सब कुछ करते हैं, एंजॉय करते हैं ना अपने उस मूवमेंट को, उस पल को। और वहाँ से लौटते समय जो हमें लकड़ी जलाई होती है उसको बुझाते नहीं हैं, उसको वैसे इग्नोर करके अपना एंजॉय करते हैं, सामान पैक करते हैं और घर चलते। लेकिन उस लकड़ी के अंदर जो आग रह जाती है उसके ऊपर कोई गलती से लकड़ी आगे हवा से पत्ते वत्ते गिर जाते हैं, या ना बुझाने का हवा से जो लकड़ियाँ फैल उड़ के इधर उधर निकल जाती है, पत्ते सूखे होते जंगलों में वो भी नुकसान करते हैं। तो जो हमने आग को छोड़ दिया उसके कारण भी जंगलों में अक्सर आग लग जाती है। या फिर कुछ लोग स्मोक भी करते हैं, वो जंगलों से जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए आए थे, जाते हुए सिगरेट जलाते हैं, बीड़ी जलाते हैं और जलाने की जो तिल्ली होती माचिस की उसको वहीं फेंक देते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि तिल्ली बुझी या नहीं बुझी। सिगरेट और बीड़ी पीते हैं, उसको जितना पीना था पिया और उसको जो स्मोक करते हैं उसको फिर बचे हुए बीड़ी को सिगरेट को वापस वहीं छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, उसको पूरा डिस्ट्रॉय नहीं करते। अब आपने तो बीड़ी सिगरेट अपने मनोरंजन के लिए पिया, पी के समय फेंक दिया, लेकिन उसके अंदर तो आग थी। अगर वो किसी सूखे हुए पत्ते पर किसी भी सूखी लकड़ी पर गिर जाती है तो क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा, हम तो भी आगे निकल जाएंगे, लेकिन जो आग वहाँ पे लगी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा वो आग भी फैल जाती है। तो हमें क्या करना है कि अपने स्मोक पे भी ध्यान रखना है कि हम कहीं भी स्मोक ना करें, और अगर स्मोक करते हैं तो उसका पूरी तरह से खत्म भी करना है। अगर हमने कोई कैंप फायर की आग लगाई तो उस आग को भी पूरी तरह से बुझाना हमारा फर्ज बनता है, ताकि आग से जंगलों में जो आग लगती है उसका नुकसान ना हो। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखों को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती, इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोटक कहलाती है। पटाखों पर दबाव डालने पर विस्फोट हो सकता है। किसी फेस्टिवल में, शादी ब्याह में, दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, पटाखे जलाते हैं। क्यों जलाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, बहुत सुंदर लगता है। क्यों, और जब उसको जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें ऊष्मा भी निकलती है, रोशनी भी निकलती है, आवाज़ भी होती है, पटाखों से आवाज़ निकलती है और हम उन सबको देख देख के बहुत खुश होते हैं। तो जो पटाखे जलाने वाला जो प्रक्रम होता है, जो पूरी प्रक्रिया है, इसको क्या कहते हैं, विस्फोट हम इसको कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं ज्वाला के बारे में। अभी तो हम दहन के बारे में पढ़ रहे थे। एलपीजी ज्वाला का प्रेक्षण के लिए क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक, मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? कक्षा 7 के मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद करिए। यदि आपको सारणी 6.2 की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करिए और सारणी में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं। यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है, दहन पर ज्वाला देने वाले पदार्थ, जलने पर जो ज्वाला देते हैं उनके पदार्थ हैं। आप नाम लिखने, मोमबत्ती, मैग्नीशियम, कपूर, मिट्टी के तेल वाला स्टोव, लकड़ी का कोयला।
ना ज्वाला देता है या नहीं देता है वो हमें यहाँ पर लिखना है, अपनी लिस्ट बनाने सारणी हमें बनानी है। ये मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की ज्वालाओं के रंग, जो मोमबत्ती हम जलाते हैं उसका रंग और जो घर में गैस जलती है उसका रंग, दोनों बहुत ही अंतर होता है। मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती और बुनसेन बर्नर की ज्वालाएं, तीनों की रोशनी भी अंतर, तीनों का जो रंग होता है वो अलग अलग होता है। अब हम पढ़ते हैं ज्वाला की संरचना। इसके लिए में क्या करें, क्रियाकलाप 6.5 करेंगे हम। एक मोमबत्ती जलाइए और उसको ध्यान से अब करना ताकि हमारा हाथ या उंगलियां ना जलें। एक कांच की नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लगाइए। क्या वहां ज्वाला उत्पन्न होती? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल पिघल जाता है। ये जलाने के लिए मोमबत्ती जला के यहाँ पे चिमटे की सहायता पकड़ के इसको जलाना, एक साइड क्या करना, आग में ही रखना है तो आग का देना, आग में जले, और दूसरे को उसको जलाना है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। क्रियाकलाप 6.5 में, क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने के कारण हो सकता है? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट स्लाइड प्रविष्ट कराइए। उसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए, फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं? ये कांच की स्लाइड है, चिमटे के साथ पकड़ के जो है जलाया जा रहा है। यहाँ पे आपने देखा फिर क्या अंतर होता है। कांच की प्लेट स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया है। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला में पकड़कर रखिए। ये तांबे का तार है जिस चिमटे की सहायता से मोमबत्ती जलाकर हम पकड़ के रखा है लगभग 30 सेकंड तक। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अधिक क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूकते हैं। वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र, जो मोमबत्ती हम जलाते हैं उसके बारे में, कि ये मोमबत्ती है पूरी नहीं मोमबत्ती है, फिर क्या जो सबसे नीचे यहाँ पे ये क्या सबसे कम गर्म है, फिर क्या है ये भी कम गर्म जिसके अंदर वाला है, फिर सबसे गर्म भाग जो बाहरी किनारा है आग का ये सबसे गर्म होता है ना। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र जो नीले, जो सबसे पूर्णतः जलता है वो क्या नीले रंग का दिखाई देता है। आंशिक दहन वाला मध्य भाग जो बीच में हल्का जल रहा था वो हमें पीले रंग का नजर आता है। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला, और जो उसके अंदर जो डोरी लगी होती है वो बिल्कुल भी जल्दी नहीं होती, वो क्या हमें काली नजर आती है। ये सुनार है, जब वो कोई सोने से कोई या कुछ बनाता है, कोई भी ज्वेलरी बनाता है, कुछ भी करता है तो क्या करता है, धातु की फूकनी से फूकता सुनार के जिसमें जो यहाँ पर ये आग लगा रखी है और ये पतली सी पाइप होती है, इसके सारे फूक मारता है, इससे कि जो आग है जो लग रही आग उस धातु के ऊपर डायरेक्ट जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई ईंधन क्या है। याद करें कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के मुख्य याद करें कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा पदार्थ के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। यानी कि जिन चीज़ों को जलाया जाता है ना, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, उपले, कोयला, जो भी चीज़ को जलाते हैं उसे हम ईंधन कहते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। सबसे अच्छा ईंधन कौन सा? जो आसानी से मिल जाता है, जिसको जलाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जलाने के बाद जो बच जाता है वो भी ऐसा नहीं होता कि हमारे लिए हानिकारक नुकसानदायक पदार्थ नहीं बचता। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। सारणी 6.3 की भांति इन्हें ठोस, द्रव और गैसीय ईंधनों में वर्गीकृत कीजिए। अब हम पढ़ते हैं ईंधन की दक्षता। ईंधन दक्षता
यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ईंधन की ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान सारणी 6.4 में दिए गए हैं। ये ईंधनों के प्रारूप के बारे में सारणी बनी है, जहाँ पे क्या हमें ठोस ईंधन, द्रव्य और गैस, जो भी ईंधन होते हैं ना, उसको जाके नाम लिखने हैं उसके, गैस के, द्रव के, ठोस के, तीनों के यहाँ पे हमें नाम लिखना है, अपने सारणी को पूरा करना है। विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान। अब किस ईंधन का कितना मान है वो हमें देखना है। यहाँ पे उसके ईंधन का नाम है, उसका मान है, ये ऊष्मीय मान। गोबर के उपले 6000 से 8000, लकड़ी 17000 से 22000, कोयला 25000 से 33000, पेट्रोल ज़्यादा है 45000, मिट्टी का तेल भी 45000, डीजल ये भी 45000, मैथेन 50000, सीएनजी 50000, एलपीजी 55000, जैव गैस 35000 से 40000 के बीच, और हाइड्रोजन 1,50,000। अब हमने पढ़ लिया कि भाई जो ईंधन है वो कैसे जलते हैं, क्यों जलते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं, सभी के बारे में हमें जानकारी जो प्राप्त होगी। अब हमें पढ़ना है ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। जो ईंधन जलते हैं उसको जलने के बाद जो हानिकारक चीज़ है वो क्या है, उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयले, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी तो हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत से उपयोगी वस्तु उपलब्ध कराते हैं, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके विपरीत वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। जैसा कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा, जो पेड़ पौधे हैं ना, जो वन है, उपवन है, बाग बगीचे, वहाँ पे जो लकड़ियाँ होती है बहुत मिलती है हमें। टूटी हुई सूखे हुए पेड़ होते हैं, अपने आप गिर भी जाती है, कुछ लोग तोड़ते वो लकड़ियाँ। तो उन लकड़ियों को क्या यूज़ करते हैं हम, उनको जो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में तो नहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग उसको लाके जलाते हैं, खाना बनाते हैं। शहरों में क्या यूज़ है उसका, कि सर्दियों के समय जब बहुत सर्दी पड़ती तो लोग उसको जला के अपने हाथ पैरों को गर्मी देने के उसका प्रयोग करते हैं। तो इन लकड़ियों को जलाने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है। पेड़ों को काटने के साथ में पेड़ हमें इतनी सारी चीज़ें थे, हवा, छाया, शुद्ध वायु, खाने के लिए सामान, सब कुछ पेड़ देते तो पेड़ों की मात्रा कम हो जाती है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता, हमें शुद्ध वायु नहीं मिल पाती, अच्छी हवा नहीं मिल पाती है। और साथ ही साथ जो लकड़ी को जला देते हैं तो जलाने के कारण धुआं बहुत ज़्यादा होता है, जो कि ऐसे लोग जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है, या फिर कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सांस की कोई परेशानी भी नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, लेकिन अगर लंबे समय तक वो भी धुएं वाले क्षेत्र में रहता है लगातार बिल्कुल लंबे समय तक, तो उसके लिए भी सांस की प्रॉब्लम उसे हो जाती है, सांस में परेशानियाँ उसको हो जाती है अपने आप ही। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा करता है। अपूर्ण यानी वो ईंधन जो अगर आधा जल जाता है, पूरी तरह से नहीं जलता, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की भी मृत्यु हो सकती है। अगर हमने कोई आग जलाई और वो पूरी तरह नहीं जलता, तो उसमें क्या होता है, लंबे समय धुआं निकलता रहता है। जो धुआं निकलता है वो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो नुकसानदायक होती है। अगर कोयला हमने जलाया, कभी सर्दी के समय अक्सर लोग जलाते अपने अपने कमरों में जलाते ताकि कमरे में गर्मी रहे, वो तो जला के आकर सो जाता है, थोड़ी सी गर्मी का एहसास होता है, सोता है। लेकिन सोने के बाद जो हमने पदार्थ जला, अगर वो नहीं जलता पूरी तरीके से, जल जाएगा तो राख बन जाएगा ठंडा होने के बाद, लेकिन अगर नहीं जलता तो लंबे समय तक धीरे धीरे सुलगते रहने का फिर धुआं निकलता है। और जो लोग, खासकर बुजुर्ग लोग, अगर उस कमरे के अंदर कमरा बंद करके सोए होते हैं तो उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो उनके अंदर सांस लेते हैं, अंदर जाते हैं, उनकी मृत्यु कारण भी बन जाते हैं। तो हमें कभी भी बंद कमरे के अंदर आपको नहीं जलाना चाहिए। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है।
पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र के में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसके विषय में आप कक्षा 7 में पहले ही पढ़ चुके हैं। अम्ल वर्षा क्या होती है ना, जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा यानी बारिश के पानी में घुल जाते हैं तो जो बारिश होती है वो होती क्या, अम्ल वर्षा वो होती है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी अधिक स्वच्छ ईंधन है। आपने देखा ज्यादातर जो वाहन है, जो गाड़ियां हैं, यातायात साधन को चलाने के लिए सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे जो सीएनजी है उसका नुकसान बहुत ही कम होता है। अब इसके अध्याय में हमने जो कठिन जो प्रमुख रूप शब्द पढ़े वो क्या थे, अम्ल वर्षा, ऊष्मीयमान दहन, विस्फोट, वनोन्मूलन, ज्वाला, अग्निशामक ईंधन, ईंधन दक्षता, विश्व उष्णन, आदर्श ईंधन, ज्वलनताप, ज्वलनशील पदार्थ। अब इस अध्याय के अंदर क्या क्या सीखा उसको एक बार फिर से अपने दिमाग में जो तरोताजा कर लेते हैं। जो पदार्थ वायु में जलते हुए दाह्य कहलाते हैं, जो हवा में जल जाते हैं आसानी से वो दाह्य कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन यानी वायु आवश्यक है। दहन के प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्य जल का प्रयोग किया जाता है। अगर आग जल जाती है तो ज़्यादातर घरों में आग अगर लगती, फैक्ट्री में लगती, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत ही तेज दबाव के पानी उस पर डालते ताकि आग जो है वो बुझ जाती है। विद्युत उपकरणों और तलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता। जो बिजली वाले उपकरण होते हैं, अगर या फिर तेल में अगर आग लग जाती है वहाँ पर पानी नहीं डाल क्योंकि पानी से जो आग और भड़क जाएगी वहाँ पर, क्योंकि बिजली वाली चीज़ें हैं, तेल है। तेल क्या होता है, हल्का तो ऊपर आ जाता है, पानी जो नीचे, पानी की भारी नीचे आ जाता है तो आग तेल ऊपर आग लगी रह जाती है, तो वहाँ पे जिसका प्रयोग पानी का प्रयोग नहीं किया जाता। दहन विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे तीव्र दहन, श्वेत दहन और विस्फोट आदि। ज्वाला के 3 विभिन्न क्षेत्र होते हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध और आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है। यह ऐसी गैस या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न होते हैं। ईंधन दक्षता को ऊष्मीयमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णन का कारण बताया जाता है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होती हैं। तो अभी हमने पढ़ा दहन और ज्वाला के बारे में कि वो कैसे लगते हैं, उसको लगने के पीछे कारण क्या है, किसकी चीज़ों से लग सकती हैं और उनके ऊपर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसका हमें नुकसान क्या है। तो ये सभी बातें जो हमने इस अध्याय में पढ़ी दहन और ज्वाला के अंदर, आप आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं और ये सभी बातें आप अपने भविष्य में हमेशा याद रखेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।